हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, ये जो लेक्चर है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर समझना आपको पूरा डिटेल में होगा, तभी जाके आप पूरा समझ पाएंगे। तो आपको लेक्चर पूरा देखना है। लेक्चर देखते वक्त आपके जो ब्लैंक नोट्स जो है वो अपलोड कर चुके हैं हम, तो वहाँ से आप पहले इसको डाउनलोड कीजिए, फिर इसको देखिए और साथ ही साथ आप खुद से लिखिए, क्योंकि इसके अंदर जो नोट्स में लिखा गया उतने तक का ही लिखिएगा, समझिएगा पूरा, लेकिन लिखिएगा नोट्स के अंदर जितनी खाली जगह छोड़ रखी है उतनी, क्योंकि एग्जाम के लिए याद उतना ही करना है जितना नोट्स में खाली जगह छोड़ रखी है उतना ही। लेकिन समझना, अब जैसे कॉन्सेप्ट जो पूरा ही समझा जा सकता, आधा अधूरा नहीं समझा जा सकता, इस वजह से लेक्चर पूरा देखिएगा, लेकिन लिखिएगा उतना पार्ट जितना आपके नोट्स के अंदर ब्लैंक जगह छोड़ रखी है वो। नोट्स का पहले ब्लैंक वाला जो है उसका प्रिंट आउट निकालिए, उसको अपने पास रखिए और फिर जो है इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। क्लियर है? तो अब जो है वो लेक्चर हम ऐड कर रहे हैं नोट्स के साथ, इसको देखिएगा। सारे नोट्स आपके अवेलेबल हो चुके हैं, तो सारे नोट्स जो वो आप डाउनलोड कीजिएगा। और जो 100 ब्लैंक वाले हैं उसके चाहे तो आप 2-3 सेट निकाल दीजिएगा। पहली बार अगर भरोगे तो एक सब्जेक्ट का आपको 3 या 4 घंटे लगेंगे। दूसरी बार उन्हीं नोट्स को वापस फिल करोगे तो आप या 2-3 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दोगे। तीसरी बार के अंदर तो 100% आप 1 घंटे में कर लोगे, क्योंकि हमने पढ़ पूरा डिटेल में रखा है। तो इस वजह से आपको 1 घंटे में एक सब्जेक्ट जो वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। वर्कबुक इसी तरीके से बनाई है, जो नोट्स है वो इसी तरीके से बनाए गए, उसमें ब्लैंक जगह छोड़ रखी। तो ब्लैंक वाला है जो उसकी प्रिंट आउट निकालिए, फील्ड वाले का प्रिंट आउट मत निकालिएगा। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, हम तो ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन आप मत निकालिएगा क्योंकि उसका मतलब नहीं है। उसकी जगह ब्लैंक वाले के 2-3 सेट निकाल दीजिएगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 3 या 4 सेट निकाल दीजिए तो 4 बार आपके हाथ से निकल जाएगा। मेन चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दे देगा कि हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो एफएम के अंदर हम मेन शुरुआत में बात की थी कि मेन 3 डिसीजन होते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन की सब पैसा लाए कहाँ से, इन्वेस्टिंग डिसीजन की पैसा लगाए कहाँ पे। अब थर्ड डिसीजन पे बात करेंगे, डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम क्या कहते हैं कि भाई पैसा लेके आना है तो लेके आएंगे, तो वहाँ से लेके आएंगे जहाँ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, कम हो, और रिस्क जो है वो कम हो, कंट्रोल डाइल्यूट कम हो, तो उसको हम क्या करेंगे, अपना फाइनेंसिंग का सोर्स बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट में क्या बात की कि सब जो इन्वेस्टमेंट हमें क्या करेगा, सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर डिविडेंड डिसीजन के अंदर बात करते हैं कि साहब हमने कमा लिया, अभी हमारे पास अर्निंग जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। बाकी के तो देनी है, बाकी में तो कोई बात ही नहीं है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मतलब कि इन्होंने एक पैसा लगाया था और इनके लिए इतना पैसा कमा के दिया हमने, समझ आ रही। बाकी का तो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन था, उनका तो हमने दे दिया। इन्होंने क्या किया था, हमारे कम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया था, तो इनको हम क्या कहेंगे कि भाई तुम्हारे लिए ये अर्निंग है। सपोज ये अर्निंग है जो 5 लाख रुपये। अब इस 5 लाख में से कुछ पोर्शन है जो क्या करोगे, आप उनको बांटोगे, जैसे आप क्या कहते हो, डिविडेंड, जैसे आप क्या कहते हो, डिविडेंड। और कुछ पैसा आप क्या करोगे, रिटेन करोगे। क्या करोगे, रिटेन करोगे। जो डिविडेंड के रूप में बांटोगे वो कितना बांटोगे, उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो। सपोज आप 40% बांटते हो तो 40% आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। रिटेन अगर करते हो 60% तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, रिटेंशन रेशियो। और दोनों मिला के कितना होगा, 100% होगा रिटेंशन रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये है जिसका हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इस 5 लाख में से कितना बांटा जाए। सपोज अर्निंग 5 लाख है तो इस अर्निंग में से कितना बांटा जाए, 40% बांटा जाए, 30% बांटा जाए, 50% बांटा जाए, 100% बांटा जाए, या कितना बांटा जाए। तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है और ये इससे रिलेटेड बातें करता है कि भाई कितना बांटा जाए। तो कुछ लोगों ने कहा 5 लाख में से पूरा 5 लाख बांट दो, किसी ने कहा 5 लाख में से 4 लाख बांटो, किसी ने कहा 1 लाख बांटो, किसी ने कहा 0 बांटो, कुछ भी मत बांटो, ऐसा अलग अलग लोगों ने कहा। फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी। किसी ने कहा कि जो शेयर होल्डर वो जो है वो किससे कंसर्न है, अर्निंग से कंसर्न है, कि भाई पर शेयर वो कितना कमा रही है कंपनी, उससे कंसर्न है। तो शेयर की वैल्यू जो अर्निंग से डिसाइड होती है, इसलिए डिविडेंड कितना देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं, शेयर होल्डर जो है वो अर्निंग से डिविडेंड से
ज़्यादा कंसर्न है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई जैसे एक आज आपको मैं 100 रुपये देता हूँ, एक आपको मैं 2 साल बाद 100 रुपये देता हूँ, एक मैं आपको 4 साल बाद 100 रुपये देता हूँ। तो उस केस के अंदर आपको अगर मैं आज 100 रुपये देता हूँ तो वहाँ रिस्क खत्म हो जाएगी, क्योंकि पैसा आपके हाथ में आ जाएगा। एक अगर मैं 2 साल बाद देता हूँ तो वहाँ रिस्क है, क्योंकि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 2 साल बाद दूँगा। अब 2 साल बाद सिचुएशन क्या हो पता नहीं, थोड़ी बहुत रिस्क तो होगी, और 4 ईयर के अंदर रिस्क और ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो शेयर होल्डर जो है वो अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से कंसर्न रहते हैं, तो शेयर की वैल्यू जो वो डिविडेंड डिसाइड करता है। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, डिविडेंड से कंसर्न नहीं, अर्निंग से कंसर्न है। अगर पर शेयर अपन 10 रुपये कमा रहे हैं तो शेयर की वैल्यू 10 रुपये से हो गया। अब उसमें से डिविडेंड कितना बांटते हो और कितना नहीं बांटते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने कहा कि क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर को पता है कि जो डिविडेंड बांटा है वो इस पॉकेट में है, तो डिविडेंड नहीं बांटा वो इस पॉकेट के अंदर है। समझ पा रहे हो? जो डिविडेंड बांटा वो इस पॉकेट से निकाल के हमने इसमें डाल दिया और बाकी का इसमें रखा, तो अल्टीमेटली है तो दोनों हमारी पॉकेट के अंदर। तो इन्होंने कहा कि उससे फर्क पड़ता नहीं। तो अब हमारे बीच के अंदर हमारे लिए ये है कि भाई हमें ये समझना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग थ्योरी है, जिसमें से सबसे पहले हम ये मेन 3 थ्योरी पढ़ेंगे, MM हाइपोथेसिस, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। अब MM जो है इसने क्या कहा, इररिलेवेंस। ये किस पे है? इररिलेवेंस थ्योरी पे। ये कैसी थ्योरी? इररिलेवेंस थ्योरी। मतलब कि इसने कहा कि भाई साहब डिविडेंड कितना देते हो कितना नहीं देते हो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। कितना डिविडेंड देते हो कितना डिविडेंड नहीं देते हो इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। सर ये ऐसा कैसा ही कि MM और था, मोदी गिलानी एंड मिलर, किसमें फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर था, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, और वहाँ भी उसने ऐसा ही कहा था कि डेब्ट कितना रखो इक्विटी कितना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ये वही है? हाँ ये वही है। और उसने जहाँ वहाँ जैसा कहा था वैसा वैसा इसने यहाँ भी कहा। इसने कहा कि साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप डिविडेंड कितना बांटते हो कितना रोक के रखते हो पैसा। और इसने कहा कि मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। हमने कहा कि प्रूव तो तुमने वहाँ भी किया था। इसने कहा कि हाँ मैं यहाँ भी प्रूव कर सकता हूँ। तो इसने क्या कहा कि जो शेयर की प्रेजेंट वैल्यू है वो कैसे बनती है, P1 + D1 डिवाइडेड बाय 1 + K। हमने कहा इससे क्या प्रूव हो जाता। उसने कहा सपोज आपने 100 रुपये का शेयर था, उस पर 10 रुपये कमाए। अब अगर इसमें से 5 रुपये आप डिविडेंड दे देते हो, ठीक है, तो जो 5 रुपये रोक के रखे हो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप डिविडेंड 0 देते हो और 10 रुपये रोक के रखे हो तो उसकी वजह से शेयर की वैल्यू जो बढ़ जाएगी और ज़्यादा। और अगर आप 10 का 10 बांट देते हो और डिविडेंड कुछ भी नहीं देते हो तो उस केस के अंदर शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईयर एंड पे कम हो जाएगी। मतलब अल्टीमेटली जो है वो जो पैसा डिविडेंड के रूप में बांट दोगे और जो पैसा रोक के रखोगे, तो पैसा जितना रोक के रखोगे वो क्या करेगा, शेयर की वैल्यू को इन्फ्लेटेड या डिप्लेटेड करके अल्टीमेटली क्या कर लेगा, उसको कॉम्पनसेट कर देगा। तो अल्टीमेटली इसका कहने का मतलब ये है कि आप चाहे डिविडेंड दो चाहे डिविडेंड नहीं दो, शेयर की वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और इसने इसको क्या किया, प्रूव भी करके बताया। किस तरीके से प्रूव किया वो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अभी अपन तीनों के जो उनकी फीलिंग है वो फीलिंग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में इनको सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। फिर आता है वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल ने क्या कहा, वॉल्टर ने कहा कि भाई नहीं ये रिलेवेंस थ्योरी है, ठीक है। इसने कहा कि नहीं फ़र्क पड़ता है। इसने क्या कहा, फ़र्क तो पड़ता है। शेयर की अगर प्राइस जो है डिविडेंड ज़्यादा दोगे तो उस केस के अंदर कुछ अलग होगा, और कम दोगे तो उस केस के अंदर अलग होगा। तो हमने पूछा कि भाई पहले तो ये बता दो कि डिविडेंड कितना देना चाहिए। तो इसने कहा कि डिविडेंड कितना देना चाहिए इसके लिए आपको एक बात का आंसर देना पड़ेगा। हमने कहा पूछो। तो उन्होंने कहा कि आपकी रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो पता करो। हमने कहा ठीक है। फिर आप पता करो KE का पता करो। हमने कहा ठीक है। कि फिर 3 सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन हो सकती है कि रेट ऑफ रिटर्न जो वो आपका ज़्यादा हो, मतलब कि जैसे आप कमा रहे हो सपोज 16% और KE है आपकी 10%, मतलब कि KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट लग रही है 10% और कमा रहे हो आप 16%, तो उस केस में क्योंकि आप 6% ज़्यादा कमा रहे हो, इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, रिटेन कितना करना चाहिए 100%, और पे आउट कितना हो जाना चाहिए आपका 0। कितना हो जाना चाहिए 0। अगर आपका रिटेन जितना कमा रहे हो उतनी को उतनी अर्निंग है तब आप इंडिफरेंस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप रोक के रखो या नहीं रोक के रखो। अगर आप सपोज कमा रहे हो सिर्फ
10% और आपकी कॉस्ट लग रही है 16%। सपोज आप कमा रहे हो 10%, ठीक है, कंपनी के जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, कंपनी कमा रही है 10% और उसकी कॉस्ट लग रही है 16%। तो उस केस के अंदर क्या कर दो, उस केस के अंदर आप लायक नहीं होगे पैसा रोक के रखो, क्योंकि आप रोक के रखोगे तो उनको 6% का नुकसान कर दोगे। तो इससे अच्छा क्या करो, तुम रोक के कुछ भी मत रखो, 100% का क्या कर दो, आउटपुट दे दो, मतलब उनको डिविडेंड के रूप में पैसा बांट दो। अब फिर इसने कहा कि अगर आपको शेयर की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर शेयर की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो दो चीज़ें डिसाइड करेगी। कौन? एक तो D1 ईयर एंड पे डिविडेंड, ठीक है, और इसको पहले अलग अलग लिख के फिर समझ लेते हैं। उसने कहा कि शेयर की जो प्रेजेंट वैल्यू वो D1 अपॉन के, एक तो ये है, और एक जो आप ई माइनस डी है, मतलब कि जितना पैसा आपने रोक के रखा। सपोज आपने 5 रुपये पर शेयर कमाए थे और जिसमें से 2 रुपये बांट दिए, तो 3 रुपये जो आपने रोक के रखे। इस 3 रुपये पे क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न जो है उसके हिसाब से रिटर्न मिलेगा, और ये उसको डिवाइड बाई क्या करोगे, के ई करोगे तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड बाय वापस क्या करना पड़ेगा आपको, के ई करना पड़ेगा ताकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। हमने कहा सर कुछ भी समझ नहीं आया, वापस समझाइए। उसने कहा देखो, सपोज आपके 5 रुपये EPS है, आपका क्या है 5 रुपये EPS है, जिसमें से सपोज आपने क्या किया, डिविडेंड दे दिया 2 रुपये और रिटर्न पर शेयर कर दिया 3 रुपये। तो ये क्या कहता है, शेयर की प्रेजेंट वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो क्योंकि ये इक्विटी शेयर है तो इस केस के अंदर ये मामला कैसा रहेगा, ग्रोइंग परपेचुटी जैसा। ग्रोइंग परपेचुटी मतलब कि ये 2-2 रुपये आपको कंटिन्यूसली मिलते जाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि 2 डिवाइडेड बाई सपोज के ई आपका 10% है और आर जो है वो आपका 15%। तो 2 डिवाइडेड बाई क्या कर दो 0.10, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ग्रोइंग परपेचुटी में कैसे करते हैं, इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही करता हूँ। तो इसने कहा कि इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय के ई कर दो, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी डिविडेंड की। और क्योंकि डिविडेंड आप शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो तो अब इसमें कोई ग्रोथ होगी क्या, तो इसने कहा कि नहीं, डिविडेंड क्योंकि आप शेयर होल्डर को दे चुके हो तो इस वजह से इसमें आप कोई ग्रोथ होने के चांसेस है नहीं, क्योंकि वो पैसा आपने बांट दिया। सपोज 5 लाख रुपए कंपनी ने कमाए, ठीक है, उसमें से 2 लाख रुपए उन्होंने बांट दिए, तो अब इन पे कोई ग्रोथ होगी क्या, नहीं, क्योंकि ये पैसा कहाँ जा चुका है, शेयर होल्डर के पास जा चुका है। अब जो बचे 3 लाख, अब इन 3 लाख पे कि अपन कमाते कितना उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अगर सपोज हम कमाते हैं 10% या 15% जैसा भी कमाते हैं तो उस हिसाब से उसकी क्या होगी, वैल्यू डिसाइड होगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो 3 रुपये हैं आपके, इस पर आपकी सपोज रेट ऑफ रिटर्न जो है 15%, तो आप इस पर कितना कमाओगे, 15%, ठीक है। तो हमने कहा कितना कमाओगे आप, इस 3 पे 15% आप कितना कमाओगे, 0.45 रुपीज़ कमाओगे, ठीक है। और ये 0.45 रुपीज़ जो है वो ये कब तक कमाओगे, ये भी एक बार ये के ही छोड़ दीजिए, सपोज एक सेकेंड ना, 1 सेकेंड वॉल्टर का क्वेश्चन जो है वो कहाँ दे रखा है, एक सेकेंड ना, क्वेश्चन, हाँ चलो ठीक है। तो इसने क्या कहा कि ये जो 3 रुपये, इस पे क्या होगा, 15% के हिसाब से कमाई होगी। हमने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि इस साल के एंड पे कितना हो जाएगा, ये 0.45 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। और इसने कहा कि ये जो है 0.45 ये क्या हो जाएगी, अर्निंग है जो कंटिन्यू होती जाएगी आने वाले सालों में। क्यों, क्योंकि ये पैसा रोक के रखा है तो इस पर क्या हो जाएगा, फिर आगे क्या हो जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी। तो इसने कहा कि इसकी जो है क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। हमने कहा कैसे, तो उसने कहा के ई से। हमने कहा ठीक है। तो ये हो गया 0.45 डिवाइडेड बाय 0.10, ये इसकी हो गई 4.5। तो ये क्या कह रहा है, इसने क्या कहा कि ईयर एंड पे 2 रुपये जो है डिविडेंड है ये कंटिन्यू चलता रहेगा, और उसके अलावा 4.5 की अर्निंग जो है वो आपके कंटिन्यू चलती रहेगी। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि ये पैसा रोक के रखा है जिसमें 15% के हिसाब से आप कमाई करोगे, और उसके हिसाब से आपकी ये जो है पैसा बढ़ता जाएगा। ठीक है। हमने कहा ठीक है साहब, ये 4.5 रुपये ये हो गए।
तो इसने कहा कि इसकी भी क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो 0.10। तो हमने कहा कि अब इन शॉर्ट बताओ आप कहना क्या चाहते हो। तो इसने कहा कि देखो बात ऐसी है कि अगर शेयर की प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो वो उसने कहा कि एक तो आपका ईयर एंड पे डिविडेंड ये चीज़, और उसके अलावा आपका जो ई माइनस डी है, जितना डिविडेंड बांटने के बाद में जो बचा है, ये दो चीज़ें हैं जो शेयर की वैल्यू डिसाइड करेगी, मतलब ईपीएस अल्टीमेटली डिसाइड करेगा। लेकिन इसने कहा कि डिविडेंड है जो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसके बाद में उसके ऊपर और कोई इम्पैक्ट देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो आप पैसा रोक के रखे हो, फॉर्म के अंदर जो पैसा आप कंपनी में रोक के रखे हो, क्योंकि वो पैसा फॉर्म के अंदर रोक के रखे हो तो वो वापस क्या होगा, इन्वेस्ट होगा, और इन्वेस्ट होगा तो उस पर क्या होगा, वापस रिटर्न आएगा, और रिटर्न जो आएगा वो किस पे आएगा, आर पे आएगा, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न पे आएगा। और उसकी वापस प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करो, के ई करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डिविडेंड है उसका और जो रिटेन है उन दोनों की वैल्यू आ जाएगी, और उन दोनों की आप, क्योंकि ये इक्विटी शेयर रहती है, जो डिविडेंड है ये भी कंटिन्यू चलता रहेगा, और ये जो रिटेन अर्निंग है ये भी कंटिन्यू हर साल चलती रहेगी। तो इन दोनों की क्या कर दो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो, तो आपकी P0 आ जाएगी। अब इसने इसको फिर आगे और समझाया अभी, इसने कहा सपोज एक कंपनी है जो अगर इसकी रिटेन अर्निंग 15% है, तब तो इसे क्या करना चाहिए, शेयर जो वो उस पर क्या करना चाहिए, पैसा पूरा रोक के रखना चाहिए, क्योंकि कमा रहा है 15% और कॉस्ट लगी थी 10%, तो उसके शेयर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। हमने कहा कैसे, तो उसने कहा जैसे 2 रुपये डिविडेंड है, ठीक है, प्लस 3 रुपये उसकी रिटेन अर्निंग है, 15% मतलब 0.15 डिवाइडेड बाई के ई मतलब 0.10 डिवाइडेड बाई 0.10, तो ये हो गया 3 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 0.1 4.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 0.10, कितना हो गया 65। और इसने कहा कि अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे तो उस केस के अंदर आपकी शेयर की वैल्यू है जो कम होती जाएगी। हमने कहा कि चलो ठीक है, आप मान लेते हैं कि क्या हुआ कि भाई इस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए था, क्योंकि आपकी रिटेन अर्निंग पे रेट ऑफ रिटर्न 15% था, आपको डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन आपने 2 दिया। अगर डिविडेंड ना देते तो क्या होता, शेयर की वैल्यू इसने कहा कि तो उस केस के अंदर ज़्यादा होती। हमने कहा कि चेक करके बताओ, तो 0 डिविडेंड, 5 पूरा का पूरा रिटेन अर्निंग 0.15 डिवाइडेड बाई 0.10 डिवाइडेड बाई 0.10, तो 5 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 0.10, तो इसमें वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये आ गई इसकी 75। तो इसने कहा कि ये जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू, और हमने कहा कि अगर पूरा 100% डिविडेंड दे दे तो उसने कहा कि क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो डिविडेंड आपको देना नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप जिद करके डिविडेंड दोगे तो शेयर की वैल्यू है जो कम होगी। हमने कहा कि चेक करेंगे, तो इसने कहा कर लो 5 प्लस 0 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 0.10 डिवाइडेड बाई 0.10, तो ये कितना आ जाएगा 50 रुपये। तो इसने कहा कि आपका क्या करना होगा, रेट ऑफ रिटर्न देखना होगा और के ई देखना होगा। अगर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो उस केस के अंदर डिविडेंड ना देना फ़ायदेमंद है, और अगर रेट ऑफ रिटर्न कम है के ई से तो उस केस के अंदर डिविडेंड देना फ़ायदेमंद है। और इस तरीके से इसने अपनी बात है जो रखी। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, लेकिन अपन क्वेश्चन करेंगे तो पूरा अच्छे समझ आ जाएगा। और फिर गॉर्डन मॉडल तो आपका जो नॉर्मली आप पढ़ते आए हो D1/KE-G जो है ये गॉर्डन का ही मॉडल है, ठीक है। और ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर बात कर लेते हैं। B इंटू आर, ठीक है। B मतलब कि रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। कहाँ बात किया था इस फॉर्मूले को, कहाँ पे समझाया था हमने, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके क्वेश्चन जब किए थे तब मैंने ये आपको फार्मूला समझाया था। क्लियर है भाई। तो ये यहाँ इस तरीके से 3 फार्मूले हैं और 3 बातें हैं, ठीक है। 3 तरीके के लोगों ने 3 अपनी थ्योरी दी है। तो यहाँ आइए अपन इनके क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको ये और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। पेज ले लेते हैं, इसको समझाने के लिए आपको जगह की जरूरत पड़ेगी। AB इंजीनियरिंग लिमिटेड बिलोंग्स टू ए रिस्क क्लास 4 विच कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। वो कह रहा है कि हमारी KE जो है वो कितनी है 10% है, ठीक है। इट करंटली हैज आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर सेलिंग एट 100 ईच। वो अभी कह रहे हैं कि P0 कितनी, अभी शेयर की प्राइस कितनी 100। द फर्म इज
कंटेम्पलिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। वो क्या कह रहे हैं कि डिविडेंड कितना दिया जाना चाहिए, डिविडेंड जो है ₹5 पर शेयर दिया जाना चाहिए, ठीक है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव नेट इनकम ऑफ 1 लाख, और हम ये मान रहे हैं कि इनकम कितनी होगी, 1 लाख होगी। इनकम कितनी होगी, 1 लाख होगी। एंड एज प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख, और ये इसके पास एक इन्वेस्टमेंट आ रखा है कितने का, 2 लाख रुपए का, ठीक है। ये कौन से MM अप्रोच से, कौन से MM अप्रोच से, उसने जिस तरीके से प्रूव किया उसको समझने की। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन डिविडेंड आर नॉट पेड और आर पेड। वो कह रहा है डिविडेंड पे करें और डिविडेंड नहीं पे करें तो फर्म की वैल्यू में क्या फ़र्क आएगा। तो MM अप्रोच ने तो क्या कहा था, कोई फ़र्क आएगा नहीं। तो P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 अपॉन P1 अपॉन 1 प्लस K। P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस K। फर्स्ट केस ले लेते हैं, डिविडेंड नॉट पेड, और सेकंड केस ले लेते हैं डिविडेंड पेड। ये हो गया अल्टरनेटिव 1 और ये हो गया अल्टरनेटिव 2। क्लियर है भाई, डिविडेंड पेड और डिविडेंड नॉट पेड। अब अगर डिविडेंड नॉट पेड है तो उस केस में क्या हो जाएगा, P0 इज इक्वल टू D1 कितना हो जाएगा 0 प्लस P1 कितना पता नहीं कैलकुलेट करना है अपॉन 1 प्लस KE कितना है, KE 10% है मतलब 1.10। P0 कितना है 100 है इज इक्वल टू 0 प्लस P1 अपॉन 1.1। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 110। उसने कहा कि अगर डिविडेंड नहीं पे करोगे तो शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 रुपये। एक शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी ईयर एंड पे, 110 रुपये। हमने कहा अगर डिविडेंड देंगे तो उसने कहा डिविडेंड दोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू D1 कितना हो जाएगा 5, P1 कितना कैलकुलेट करना है 1.10 KE की जगह, सॉरी P0। तो ये 100 है इज इक्वल टू 5 प्लस P1 और ये इधर आते से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.1। तो ये क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 110 माइनस 5। तो P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105। उसने कहा अगर डिविडेंड पे करते हो तो शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 हो जाएगी। हमने कहा तुम तो कह रहे थे कि प्रूव करके बता दूंगा, अब प्रूव करके बताओ कि दोनों केस के अंदर फर्म की वैल्यू जो सेम रहेगी। हमने कहा, इसने कहा कि ठीक है, इसने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। हमने कहा चलो कैलकुलेट करके बताओ। तो इसने कहा कि 2 अल्टरनेटिव आपके पास, अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2, ठीक है। आपके पास अर्निंग कितनी, हमने कहा 1 लाख, ठीक है। दोनों अल्टरनेटिव, उसमें से लेस डिविडेंड कितना है, पहले में तो हमने कहा दे ही नहीं रहे, दूसरे में 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से 10,000 शेयर है तो कितना देंगे 50,000 देंगे। तो उसने कहा कि रिटेन अर्निंग कितनी, रिटेन अर्निंग कितनी, हमने कहा कि पहले केस के अंदर तो 1 लाख पूरी रिटेन हो जाएगी और दूसरे केस में 50,000 रिटेन हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड तो उसने कहा कि इन्वेस्टमेंट कितने का चाहिए, 2 लाख रुपीज़ का चाहिए दोनों केस के अंदर। ये सेम लेना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बाकी का पैसा जो है वो कहाँ से करेंगे, अमाउंट बाय न्यू इश्यू। देखो 2 लाख चाहिए जिसमें से 1 लाख तो अपने पास पड़ा है, मतलब कि अमाउंट कितना लाना पड़ेगा बाहर से, हमें 1 लाख रुपये जो शेयर इशू करके लाने पड़ेंगे। और यहाँ पर 2 लाख चाहिए, उसमें से 50,000 पड़ा है, मतलब 1,50,000 का पैसा और लाना पड़ेगा। किससे लाना पड़ेगा, शेयर से लाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा मान लेंगे तो फिर इसको अपन इसके इम्पैक्ट को समझ नहीं पाएंगे। डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर। तो इसने कहा कि अगर डिविडेंड नहीं देते हो तो उस केस के अंदर आपके शेयर की वैल्यू 110 है, और अगर डिविडेंड दे दोगे तो आपकी शेयर की वैल्यू 105 हो जाएगी। तो हमने कहा 1 लाख डिवाइडेड बाय 110 कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो उसने कहा शेयर्स टू बी इश्यूड कितना 910, ठीक है। और यहाँ कितना शेयर इशू करना पड़ेगा
1,50,000 पैसा करना है, डिवाइडेड बाई 105 कितना 1,428.57 मतलब 29 कर दो, ठीक है। ये इतने से है। हमने कहा कि आप तो कह रहे थे कि वैल्यू है जो दोनों जगह सेम आएगी, वो बताओ। इसने कहा अब बस चेक कर लो, अब जो वो वैल्यू चेक कर लो। हमने कहा कि चेक कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, शेयर्स एट एंड कितना हो जाएगा 10,000 पहले से थे, और इस केस में 910 शेयर और इश्यू हो रहे हैं। यहाँ 10,000 पहले से थे, 10,000 पहले से थे और 1,429 और हो गया। तो ये कितना हो गया 10 910 और ये कितना हो गया 11 4 2 9, ठीक है। वैल्यू पर शेयर 110 105। टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म 10 910 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 110। तो उस केस के अंदर कितना हो जाएगी इसकी वैल्यू 12 लाख। वैसे 12 लाख 100 आ रहा है, पर लेकिन वो 100 जो फ्रैक्शन की वजह से आ रहा है, ठीक है। 11429 मल्टीप्लाई बाय 105, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 12 लाख आ रहा है। जो चेंज आ रहा है वो फ्रैक्शन की वजह से 10-20 रुपये का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्म की वैल्यू कितनी 12 लाख है, ठीक है। हमने कहा कि 12 लाख, इस MM ने कहा कि देखो 12 लाख दोनों के इसके अंदर फर्म की वैल्यू। हमने कहा कि वो इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो उसने कहा कि वो तो अल्टीमेटली बात वही है। हमने कहा बात वही कैसे है, तो उसने कहा देखो इसमें से 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट के जाएंगे, ठीक है, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, ठीक है। और रिटेन अर्निंग आपके यहाँ पर कितने थे 1 लाख थी, और यहाँ पर कितने थे 1 लाख थी। हमने कहा कि क्यों भाई 1 लाख की अर्निंग क्यों, उसके अलावा 50,000 का जो डिविडेंड पे किया उसका क्या होगा। जो 50,000 का आपने डिविडेंड पे किया उसका क्या होगा। तो उसने कहा कि चलो आप चाहो तो उसको अलग अलग लिख दो, आप चाहो तो इसको एक सेकंड, यहाँ पर क्या लिख दो, अलग अलग लिख दो कि जो देखो समझिएगा। हमने कहा कि भाई आप इसको ही क्यों कंसिडर कर रहे हो, सिर्फ शेयर की वैल्यू को। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट पे पैसा गया वो बात करो, ठीक है। डिविडेंड पे बात गया, डिविडेंड पे पैसा गया वो बात करो, ठीक है। और अर्निंग हुई तो वो इनफ्लो हुआ तो वो बात करो, ठीक है। तो उसने कहा देखो इन्वेस्टमेंट पे कितना गया 2 लाख, अगर आपने डिविडेंड नहीं पे किया, फर्स्ट अल्टरनेटिव जो है वो क्या है कि डिविडेंड पे नहीं किया, तो इन्वेस्टमेंट कितने का गया 2 लाख का, और यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कितना गया 2 लाख रुपीज़ का। ये तो इन्वेस्टमेंट गया, ठीक है। और अर्निंग कितनी थी आपकी 1 लाख थी, और यहाँ पे कितनी थी 1 लाख थी, ठीक है। इसमें से सपोज आपने क्या किया डिविडेंड नहीं दिया है, अगर डिविडेंड नहीं दिया तो उस केस के अंदर ये जो है 2 लाख इन्वेस्टमेंट के गए और 1 लाख की अर्निंग हुई। 2 लाख इन्वेस्टमेंट के गए, 2 लाख इन्वेस्टमेंट के गए और अर्निंग है 1 लाख 1 लाख। हमने कहा कि इसमें डिविडेंड नहीं गया, इसमें डिविडेंड का भी तो गया ना 50,000, वो कंसिडर करो। तो उसने कहा कि भाई साहब ऐसी बात है, यहाँ पैसा भी तो 1429 शेयर पे कितना आया 1429 शेयर इंटू 105 कितना आया 1,50,000 रुपीज़ आया। और यहाँ कितना आया 910 मल्टीप्लाई बाय कितना 110, तो कितना आया यहाँ पर 1 लाख आया। तो यहाँ 1 लाख आया और यहाँ 1,50,000 आया, तो यहाँ अल्टीमेटली पैसा भी तो ज़्यादा आया, ठीक है। तो इसने कहा कि इस वजह से डिविडेंड को तो कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अल्टीमेटली शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 11 लाख होगी और यहाँ पे कितनी होगी 11 लाख होगी। क्लियर। इस तरीके से इसने क्या किया करके बताया, ठीक है। अब इसका समझिएगा, ये देखो P0 आ गया 110, ठीक है। 1 लाख अर्निंग है, डिविडेंड पहले केस में दे नहीं रहा है, फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख, तो टोटल नंबर नया पैसा चाहिएगा 1 लाख, उसके लिए नंबर ऑफ शेयर चाहिए 1 लाख डिवाइडेड बाय ये 910 हो गए, ठीक है। तो टोटल एट द एंड ऑफ फर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 प्लस 910 मल्टीप्लाई बाय 110, 10,910 शेयर हो गए ये दोनों मिला के, मल्टीप्लाई बाय 110, उसमें से माइनस 2 लाख और प्लस
1,00,000, ठीक है। तो ये हो गए फर्म के एट द एंड ऑफ द वैल्यू टोटल 11,00,000 जो हमने कैलकुलेट की, डिवाइडेड बाय 1.10, तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 10,00,000। अगर फर्म दे देती है डिविडेंड तो उसमें वैल्यू हो जाएगी 105, ठीक है। अर्निंग 1,00,000, डिविडेंड चला जाएगा 50,000, फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 50,000, तो नया पैसा लाना है 150, तो 105, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 105, तो टोटल आ जाएगा ये 1429 शेयर, तो 10,000 और 1429 ये शेयर हो जाएंगे 1129 मल्टीप्लाई बाई 105, तो ये हो जाएगी फर्म की टोटल वैल्यू 12,00,000, उसमें से ये वापस 1,00,000 गए तो 11,00,000 और 11,00,000 डिवाइडेड बाई 0.1 तो 10,00,000। तो इसने इस तरीके से अपनी बात है जो रखी, ठीक है। वॉल्टर, उसके बाद में वॉल्टर ने क्या कहा कि डिविडेंड का तो कुछ भी नहीं है, डिविडेंड तो सीधा डी डिवाइडेड बाई के ई होगा, और बाकी जो रिटेन करोगे उस पर आपकी रेट ऑफ रिटर्न का इम्पैक्ट आएगा, तो मल्टीप्लाई करो रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइडेड बाई के ई से करो, और ये जो है ये और डी वन दोनों ईयर एंड पे है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो तो शेयर की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसने बताया कि कब उसको करना है और कब इसको डिविडेंड नहीं देना है, ठीक है। समझिएगा, वैसे क्वेश्चन इसके बहुत 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 आसान होते हैं। XYZ लिमिटेड अर्न 10 रुपीज़ पर शेयर, कैपिटलाइजेशन रेट एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो 12% है। डिटरमाइन द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो एंड प्राइस ऑफ द शेयर्स एट द पे आउट। तो देखो आर कितना है 12% और के ई कितना है 10% है, तो उस केस के अंदर उसको कितना देना चाहिए, आउटपुट कितना, सॉरी पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, क्योंकि वो कमा रहा है 12% और कॉस्ट लग रही है 10%, तो उसे क्या करना चाहिए, पैसा रोक के रखना चाहिए, तो पे आउट कितना कर दो 0 कर दो, तो 0 पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। तो इसने अलग अलग करके दिया है कि 0 पे वैल्यू 120 होगी, 0 पे क्या हो जाएगा डिविडेंड कितना 0, रिटेन कितना करेगा 10, उस पर 0.12 डिवाइडेड बाई 0.10 डिवाइडेड बाई 0.10। अब वो कह रहा है कि अगर 25% होगा तो उस केस में शेयर की वैल्यू कम होनी चाहिए, कम होके देख लीजिए। 25% मतलब ये हो गया 2.5, ये हो गया 7.5, वैल्यू रखी थी 115, ये 110 और 105। जैसे जैसे पे आउट ज़्यादा होगा वैसे वैसे फर्म की वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर, शायद इस पर और क्लास रिकॉर्ड हो रखी है पहले। उसके बाद में इलस्ट्रेशन थर्ड, द फॉलोइंग फिगर आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। नेट प्रॉफिट जो है वो 30 लाख है, आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर जो है वो 100 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20% और ये 16%। कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट 42 यूजिंग वॉल्टर मॉडल। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना होगा। देखो वो क्या कह रहा है कि भाई शेयर की वैल्यू जो है वो कितना है, P0 कितना रखना है 42। अब वो कह रहा है कि आप बताइए कि इसमें से डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो क्या रखें, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। तो आपको पहले तो क्या करना होगा, D1 और E1 कैलकुलेट करना होगा, लेकिन D1 और D1 कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन हम E कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं कि अर्निंग कितनी। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट है 30 लाख, जिसमें से 100 लाख पे 12% के हिसाब से मतलब 12 लाख का तो प्रेफरेंस डिविडेंड चला जाएगा। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 18 लाख हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना है 3 लाख, तो पर शेयर कितना हो जाएगा EPS 6 रुपीज़ पर शेयर जो इसका क्या हो जाएगा EPS हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20% है, R जो है वो कितना है 20% है, और KE जो है वो कितना है, यार ये पूरा लिख रखा है क्या, एक सेकंड आगे कहाँ तक कर रखा है, नहीं आगे कहीं पे भी नहीं लिख रखा, यहीं पे लिख रखा है, ठीक है। कौन सा था इलस्ट्रेशन थर्ड था, देखो के ई कितना है 16%, ठीक है। अब क्या करें, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है पता नहीं, तो डी कितना है x मान लो, तो ई कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स, समझ पा रहे हो, सॉरी डी है जो क्या मान लो x मान लो, क्योंकि अपने को पता नहीं कि उसमें से वो बांट कितना रहा है वो पता नहीं। तो वो क्या कह रहा है, इसका फॉर्मूला क्या P0 इज इक्वल टू D1 प्लस ई माइनस डी इंटू आर डिवाइडेड बाई के ई डिवाइडेड बाई
KE। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, D1 कितना है भाई, x मानना पड़ा, ठीक है। E कितना है 6 रुपये, उसमें से D कितना x है, मल्टीप्लाई बाय 0.12 कितना है, सॉरी 0.2 है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 और KE 0.16 डिवाइडेड बाय 0.16 इज इक्वल टू कितना 42। तो इसके बाद में क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 इंटू 0.16 कितना हो गया ये 6.72 इज इक्वल टू एक्स प्लस ये बार है, कितना हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.16 कितना हो गया ये 1.25। तो 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 और ये कितना हो जाएगा 1.25x माइनस का 1.25x, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस का और माइनस का 1.25, तो 0.25x माइनस का इज इक्वल टू 6.72 माइनस 7.5 कितना हो गया 0.78 माइनस के 0.78, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 0.78 डिवाइडेड बाय माइनस के 0.25, तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 3.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.25, एक सेकंड 0.78 डिवाइडेड बाय 0.25 3.12 सॉरी 3.2 नहीं, जैसा कुछ याद आ रहा था 3.12, ठीक है। 6 में से 3.12 देते हैं तो 1.2 डिवाइडेड बाय 6 मतलब कि पे आउट कितना हो गया 3.12, 3.12 डिवाइडेड बाय 6 कितना 52% आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। कर लोगे ये क्वेश्चन हो जाएगा। गॉर्डन ने भी यही कहा था कि भाई अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है KE से तो आप कुछ भी मत दो, अगर बराबर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न कम है तो 100% क्या कर दो पे आउट कर दो, क्योंकि नहीं तो फॉर्म की वैल्यू कम करोगे। फ्रॉम द फॉलोइंग एनुअल रिपोर्ट नेट प्रॉफिट 30 लाख और ये 100 लाख के 12% के हिसाब से, तो ये 30 माइनस इनका 12 लाख का ब्याज प्रेफरेंस डिविडेंड चला गया, बाकी बचा 18 लाख, नंबर ऑफ शेयर है 3 लाख, तो EPS कितना हो जाएगा 6 रुपये। ये सेम इक्वेशन दे रखा है, कैलकुलेट यूजिंग द गॉर्डन व्हेन डिविडेंड पे आउट इज 25%, 50% एंड 100%। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही देख लीजिए फर्म की वैल्यू जो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, यहाँ डिविडेंड पे आउट रेशियो होना कितना चाहिए, रिटर्न है 20% और कॉस्ट कितनी 16%, मतलब कि पे आउट कितना होना चाहिए 0%, तो जितना 0% होना चाहिए, लेकिन पे करो तो कम से कम करो, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ होगी, फिर उसके बाद में यहाँ होगी और फिर उसके बाद में यहाँ होगी। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है D1 अपॉन KE माइनस G, ठीक है। और ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हो, ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हो आप B इंटू R, B किसे कहते हैं रिटेंशन रेशियो में, ठीक है। तो अगर 25% होगा ग्रोथ रेट 8 था, लेकिन ग्रोथ रेट एट 25% पे आउट, 50% पे आउट एंड 100% पे आउट। अगर 50% पे आउट 25% पे आउट मतलब 0.75 रिटेन इंटू 20% इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 0.75, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा भाई, कहाँ चला गया 0.75 रिटेन है, ठीक है, 20% है इसका रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब कि इसकी ग्रोथ रेट है जो क्या हो जाएगी 20 इंटू 0.75 कितना परसेंट 15% जो है वो इसकी क्या हो जाएगी ग्रोथ रेट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड केस 50% अगर रिटेन करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा 50% रिटेन, 50% पे आउट और 20 मतलब कि कितना ग्रोथ रेट 0.10। थर्ड में 100% है मतलब कि 0 इंटू 20 मतलब कि ग्रोथ कितना होगा 0।
ठीक है। अब D1 के हिसाब से फॉर्मूला रख दीजिए। कितना है? 6 है। 6 का पहले में 25% पे आउट है, तो 6 का 0.25 कितना है? 1.5 डिवाइडेड बाई के ई कितना है? 0.16 माइनस 0.15, तो कितना हो जाएगा? 1.5 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना हो जाएगा? सॉरी 1.5 डिवाइडेड बाई 0.01, 150 रुपये। अब जैसे जैसे डिविडेंड ज़्यादा दोगे वैसे वैसे फॉर्म की वैल्यू जो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 50% देते हो मतलब 3 रुपये का डिविडेंड देते हो, 0.16 माइनस 0.10, तो यहाँ आ रही है 50 रुपये, यहाँ आ रही है 37.5 रुपये। तो जैसे जैसे देते जाओ वैसे वैसे कम होता जाएगा। कारण क्या है इसका? क्योंकि इसने कहा कि अगर आप कमा ज़्यादा रहे हो तो डिविडेंड कम दो, ठीक है। इसके बाद में और अप्रोच कौन सी? ये बर्ड इन हैंड थ्योरी, और ये तो आपको ज़्यादा इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पढ़ लीजिएगा। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ये भी अपन ने देख ही रखा है। इस चैप्टर को आपको ज़्यादा दिक्कत इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन के अंदर हम ये इसको थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के अंदर क्या करेंगे? जितना भी है वो सारा सारा हम क्या कर देंगे? उसका प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे। जीरो ग्रोथ रेट है तो क्या कर देंगे? डी डिवाइडेड बाई के ई। अगर कांस्टेंट है तो डी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। और वेरिएबल ग्रोथ है तो उस केस के अंदर अपने को अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5 कर लीजिएगा, डी दे रखा है, के ई दे रखा है। इलस्ट्रेशन 6 कर दीजिएगा, डी दे रखा है, ये देख लो। XYZ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख ऑफ 10 इच, इट डिस्ट्रीब्यूटेड करंट डिविडेंड ऑफ 20% पर एनम। अभी उन्होंने कितना दिया? 20% के हिसाब से दिया, मतलब 10 का 20% मतलब 2 रुपये। एनुअल ग्रोथ है जो 2%, तो ये जो 2 रुपये ये D0 है, अभी दिया है। डिस्ट्रीब्यूटेड अभी उन्होंने किया है, तो आगे वाले साल में कितना करेंगे? D1 कितना होगा? 2 प्लस कितना परसेंट? डिविडेंड कितना दिया है? 20% दिया है, ठीक है। तो 2 रुपये दिया है, 2 प्लस अगले साल कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2% मतलब कि 2.04। समझ पा रहे हो? 2 रुपये इस साल दिया लेकिन 2% ग्रोथ हो जाएगी, मतलब कि 2.04, ठीक है। ये हो गया 2.04 के ई माइनस जी करके इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट कर दो। अगर वेरिएबल है तो उस केस के अंदर आपको थोड़ी समझना पड़ेगा कैसे। जैसे वेरिएबल के अंदर भी क्या होता है, अगर जैसे डिविडेंड ग्रोथ रेट है जो चेंज होती रहती है तो उस केस के अंदर आप फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कैसे कि या तो 5% हो तो कैलकुलेट करके बताओ, 4% हो तो करके बताओ, 3% हो तो करके बताओ, जो ईजी हो जाता है। फर्म हैड पेड डिविडेंड एट ₹2 पर शेयर लास्ट ईयर, इट एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ द डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी इज एस्टिमेटेड टू बी 5% पर एनम। ग्रोथ जो 5%। डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इफ एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज राइजेज टू 8%। पहले तो 5% के हिसाब से करना है, तो ये D0 1 प्लस जी की जगह पेड है, ये हमेशा ध्यान रखना। हमें क्या चाहिए? D1 चाहिए, मतलब ईयर एंड पे चाहिए। तो अगर डिविडेंड इस साल मतलब पीछे वाले साल का दे रखा है तो उस केस के अंदर इस साल के एंड पे कितना देंगे वो पता करना है। तो 2 रुपये है तो D1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 5% ग्रोथ के हिसाब से कितना हो जाएगा? 2 प्लस 5% कितना? 2.1 डिवाइडेड बाई के ई कितना है? के ई कितना? 0.15 माइनस ग्रोथ रेट कितना है? 0.05। वो कह रहा है अगर रेट जो है वो कितना हो जाए? 8% हो जाए तो 2 प्लस 8% D1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 8% कितना हो जाएगा? 2.16 डिवाइडेड बाई 0.15 माइनस 0.08। थर्ड जो है वो उस केस में कितना हो जाएगा? D1 अगर वो कह रहा है कि फॉल टू 3% तो 2 प्लस 3%, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3% कितना हो जाएगा? 2.06 डिवाइडेड बाई 0.15 माइनस 0.03, ठीक है। एजम्पशन वगैरह देख लीजिएगा। हाँ, अब इसके बाद में ये एक ट्रेडिशनल जो है, ट्रेडिशनल वाली जो थ्योरी है वैसे बेकार ही है बहुत ही, ठीक है, लेकिन है एग्जाम में स्टडी मटेरियल में तो पढ़ना तो पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल पोजीशन एक्सपाउंडेड बाय द ग्राम एंड डॉट, उसने क्या किया था? उसने फॉर्मूला दिया था। उसने कहा देखो एक मार्केट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करो और डी और जो मेन कंसर्न होता है उनका वो डिविडेंड्स होता है, और अर्निंग जो है उसको क्या कर दो? डिवाइड बाय 3 कर दो, क्योंकि अर्निंग पे इतना कंसर्न नहीं होता है जितना डिविडेंड पे होता है। इसलिए उसने कहा अर्निंग में डिवाइड बाय 3 कर दो और डी में कुछ भी मत करो। अब ऐसा उसने क्यों कहा? उसके दिमाग में ऐसा ही आया, ठीक है। और मार्केट का मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर दो, उस तरीके से शेयर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है।
अब इसका ये फॉर्मूला, इसमें ज़्यादा लॉजिक आपको समझ आएगा नहीं, ये उसको ये पता था, उसके साथ ये राजा जो दफन हो गया ग्राम ऑटोड के साथ। तो अर्निंग पर शेयर जो है वो 30 है। डिविडेंड पे आउट इज 60%। डिविडेंड पे आउट 60% मतलब कि 30 का 60% कितना हो गया, 18, ठीक है। और डिटरमाइन द प्राइस, तो ये हो गया 18, यहाँ पर रख दो, ये 30 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, और मल्टीप्लायर वो कह रहा है 2 है, उसके हिसाब से कर दो। तो ये तो फॉर्मूला वैल्यू रखनी है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा भाई ये रिगार्डिंग द इक्विटी शेयर, इसमें समझाने लायक है नहीं क्योंकि ये उसके साथ ही था, उसको ही पता था, ठीक है। मार्केट प्राइस जो 58.33, डिविडेंड पर शेयर 5 है, और मल्टीप्लायर जो है 7 है। अकॉर्डिंग टू ग्राम एंड डॉट अप्रोच द डिविडेंड पॉलिसी कंप्यूट ईपीएस। अब आपको ईपीएस कैलकुलेट करना है, जबकि उसने क्या कर रखा, मार्केट प्राइस दे रखा है, तो ये 58.33 दे रखा है, इज इक्वल टू मल्टीप्लायर कितना है, 7 है, डिविडेंड कितना है, 5 है, और अर्निंग कितना है कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 3। कुछ भी नहीं, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 58.33 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना हो गया, 8.332 इज इक्वल टू 5 प्लस ई डिवाइडेड बाई 3। ये 5 इधर आते से माइनस हो जाएगा, तो 3.332 इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 3। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर आते से ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये 9.99 10 रुपये इसकी अर्निंग है। उसके अलावा एक ये लिंटर मॉडल जो और है, उसने क्या किया, उसने भी अपना फॉर्मूला दिया, D1 इज इक्वल टू क्या, D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट माइनस D0 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। अब ये इसने फॉर्मूला दिया कि एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो एक कैलकुलेट करो, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट के अलग अलग टाइम में अलग अलग एडजस्टमेंट फैक्टर होते हैं, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करो, और फिर ये फॉर्मूला जो रखो। अब ये भी फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इनके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, ठीक है, और ज़्यादा आपके आने के चांसेस भी है नहीं, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आ गया क्वेश्चन तो एज इट इज़ आप आराम से मार्क्स से जो ला सकते हो। लास्ट ईयर का डिविडेंड दे रखा है 9.8, मतलब ये क्या हो जाएगा, D0 9.8। स्पीड एडजस्टमेंट इज 45%, तो स्पीड एडजस्टमेंट कितने 0.45 45%। टारगेट पे आउट रेशियो 60%, तो ये 60%। EPS 20, तो EPS 20, ठीक है। कंप्यूट करंट डिविडेंड यूजिंग द लिंटर मॉडल, वो कह रहा है कि इस हिसाब से पता कर लो कि कितना डिविडेंड देना चाहिए, जितना D1 आए उतना डिविडेंड देना चाहिए। स्टॉक स्प्लिट पढ़ रखा है आपने कि शेयर जो है उसके क्या करने, टुकड़े करने, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है, उसे स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी के पास कम पैसा है तो वो भी इन्वेस्ट कर पाएगा। अब आपके क्वेश्चन बच्चे 11 12 13 3 क्वेश्चन है, छोड़ते क्यों है, कर ही लेते हैं फटाफट। RST Limited has capital of 10 lakh, equity share of 100 each. The share are currently quoted at par. Company proposes to declare a dividend of 10 per share at the end of current financial year. Capitalization rate for the risk class जो belong 15% है. Compute the market price of share at the end of year if dividend is not declared. If dividend is declared, assuming that the company's paid dividend has a net profit of 5 lakh and the new investment is 10 lakh. During the period, how much new share must be issued using the MM model? सेम एज इलस्ट्रेशन 1 है, बस अमाउंट है जो चेंज किया है, ठीक है। तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा, सेम एज इलस्ट्रेशन 1 है। समझ पा रहे हो बात, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था ना भाई, कि ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि डिविडेंड अगर नहीं डिक्लेयर करते हैं तो क्या होगा, और डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो क्या होगा। वैसे मैं यहाँ से बता देता हूँ, KE दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर दे रखा है, और करंट मार्केट प्राइस दे रखा है। नेट प्रॉफिट 5 लाख है, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड 10 पर शेयर के हिसाब से कितना होगा, 1 लाख का एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का। अगर नहीं डिविडेंड दोगे तो P1 अपॉन 0 ये उसके हिसाब से 112 आ जाएगी, और डिविडेंड डिक्लेयर तो P1 और ये D1 की जगह 10 रुपये उसके हिसाब से 102 आ जाएगी। फिर दोनों वो कैलकुलेट करना, 5 लाख अगर डिविडेंड देते हो, फंड रिक्वायर्ड फॉर डिविडेंड अगर 1 लाख दे देते हो तो 4 लाख ही बचेंगे ये, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का, बाकी बचेंगे 6 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे, 5883। यहाँ तक ही पूछा है इसने क्वेश्चन में। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू मेसर्स XY Limited, earning for company, dividend payout, number of share outstanding, equity capitalization, rate of return on investment. What would be the market value share as per Walter model? वो कह रहा है वॉल्टर के हिसाब से क्या होगा, तो क्या कर देंगे, D1 प्लस E माइनस D इंटू R
अपॉन के ई अपॉन के ई। ठीक है, D1 दे रखा है क्या, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 60% है। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग अर्निंग दे रखा है 5 लाख है उसका, डिवाइडेड बाई 1 लाख। EPS कितना है 5 रुपये। ठीक है, 5 लाख रुपए कमाते 1 लाख शेयर पे, तो 1 शेयर पे 5 रुपये। ठीक है, और डिविडेंड जो है वो कितना हो जाएगा 60%, मतलब कि 3 रुपये। ठीक है, ये हो गया। और E माइनस डी रिटेन कितना हो गया 2 रुपये। R दे रखा है, के दे रखा है, के दे रखा है, तो फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। ठीक है, ये हो गया 3.15 0.12 5 माइनस 3 2 और 0.12। ठीक है, अब इसने क्या पूछा, व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, क्योंकि R जो है वो क्या है ज़्यादा है के से, इस वजह से उसका क्या होना चाहिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होना चाहिए। समझ पा रहे हो, तो अगर हम कमा ज़्यादा रहे और कॉस्ट कम लग रही है तो हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो कम होना चाहिए, और अगर वो होता है तो शेयर की वैल्यू 52.08 हो जाएगी। अगेन टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ 3 डिफरेंट फॉर्म, ग्रोथ, नॉर्मल एंड डिक्लाइनिंग फॉर्म, कैलकुलेट द गोल्डन हेल्प द फॉलोइंग। आपको तीनों में पता करना है। R जो है वो 15%, 10%, 8%, के 10%, 10%, 10%, अर्निंग जो है 10%, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, रिटेन अर्निंग है जो 60%, 60% और 60% है। 1 माइनस बी मतलब कि पे आउट रेशियो 40%, 40%, 40%। पहली है ग्रोथ। अगर R ज़्यादा है तो उस केस के अंदर फर्म को क्या करना चाहिए, अपना 100% पे आउट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो कम भी पे आउट करेगी, सॉरी पे आउट करना कितना चाहिए 100%, लेकिन कम कर रही है, कम करेगी तो शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो पहले तो ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कैसे कैलकुलेट होगी, कौन सा है, गॉर्डन मॉडल है ना, तो इसमें कैसे होगी, B इंटू R। तो R कितना है 15% है, 15 इंटू B इंटू R, 15 इंटू 0.6 कितना 9%, 10 इंटू 0.6 कितना हो गया ये 6%, और यहाँ कितना हो गया 8 इंटू 0.6 कितना हो गया 4.8%। समझ पा रहे बात, B मल्टीप्लाई बाय R, B और R का मल्टीप्लाई जो है ये हो गया। तो 15 इंटू 60%, 10 इंटू 60%, 8 इंटू 60%, तो ये ग्रोथ रेट आ गई। ठीक है, अब जो है D1 कैसे कैलकुलेट कर देंगे, कितना है 10 रुपये कमाया, 6% दे दिया, मतलब कि सॉरी कितना दे रहे हैं 60% दे रहे हैं, सॉरी रिटेन अर्निंग है जो 60% है। हाँ, डिविडेंड कितना हो गया 40%, सही सॉरी डिविडेंड 40%, मतलब कि डिविडेंड कितना हो गया 10 रुपये कमाए उस पर, एक सेट अलग पेन अलग ले दे, 10 रुपये कमाए उस पर 10 रुपये पे कितने रुपए बांटे आपने 40%, मतलब कि 4 रुपये बांटे, 10 रुपये पे 4 रुपये बांटे, 10 रुपये का 40%, 4 रुपये बांटे, तो आपने 4 रुपये बांटे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे 0.10 माइनस ग्रोथ रेट जो है वो कितना है 0.09। ठीक है, सेकंड केस में 4 डिवाइडेड बाई 0.10 माइनस ग्रोथ रेट कितना है 0.06। थर्ड केस के अंदर 4 डिवाइडेड बाई 0.10 माइनस 0.048, ये शेयर की वैल्यू आ जाएगी अलग अलग सिचुएशन। ठीक है, पर इसको करना है। तो इस तरीके से आपका ये डिविडेंड डिसीजन का चैप्टर कंप्लीट होता है। इजी चैप्टर है, 2 फॉर्मूले तो आपको याद करने हैं, बाकी तीनों आपको मैंने समझा दिए, मेनली इन तीनों के आते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी 2 भी याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे से पॉइंट की वजह से बिना फालतू नंबर कटे, उससे अच्छा उसको याद करके ख़त्म कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आया तो आगे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।